नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे सब देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर, बड़ी बारिश की इतला मिल रही, क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन जो इतलात मौसूल हुई है, 36 से 40 अफराद जो है वो जख्मी है और 7 से 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो बारिशें हैं वो ये रावलपिंडी और उसके अलावा लाहौर, उकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और इनके अतराफ में हुई है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो बारिश की वजह से नुकसान हुए हैं। तो काफी हद तक जो है वो मोटरवेज के ऊपर भी बारिश और फिसलन की वजह से जो एक मुसाफिर बस है वो भी उल्ट गई थी। इसके अलावा जो है 2-3 छतें गिरी थी वहां पे उकाड़ा के करीब, उसके नीचे भी आके 3 से 4 अफराद और एक बच्चा और एक खातून जो है वो जाँ बहक हो गई। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ से भी रिपोर्ट्स मिली है कि वहां पर भी दीवार गिरने के वाकयात के अंदर 2 अफराद शदीद जख्मी है और एक खातून जो है वो जाँ बहक हो गई है। इसी तरह हेड सुलेमान की जो है वहां पर आसमानी बिजली गिरने का वाकया पेश आया था, जिसकी रद में आके 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए थे, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 18 साल के दरमियान है। तो इसी तरह मजीद जो 2 और इलाके हैं पंजाब के, पाक पत्थर है, वहां पर भी आरफाला में घर की छत गिरने से बारिश की वजह से 2 अफराद जख्मी है। आगे राजनपुर का इलाका है, वहां पर भी बारिश के बायस जो है वो एक गाड़ी जा रही थी जो कि स्लिपों के नीचे जो है वो खुली जगह थी, वहां पे जा टकराई है, जिसकी वजह से 4 से 6 अफराद जो थे वो शदीद जख्मी है, जिनको फौरी तौर पे जो रेस्क्यू करके तो भेज दिया गया। इसी तरह साहिवाल पे भी जो है वहां पर भी बारिश के बाद जो है वो एक लकड़ी का बड़ा दरख्त था और एक लकड़ी की एक छत से बनी हुई थी, वहां पे शेल्टर था, एक दरख्त गिरा और एक लकड़ी का शेल्टर था बना हुआ था, वो गिरा, जिसके नीचे आके 5 अफराद जो शदीद जख्मी है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सर, ये बताइए कि पानी अभी भी खड़ा है वहां पे या कोई सिस्टम बन गया है निकासी का? जी, जो लाहौर का जो इलाका है वहां पर जो नशेबी इलाके हैं वहां पर तो पानी अभी तक खड़ा हुआ है और वासा की और जो कॉर्पोरेशन है और जो स्पेशल टास्क फोर्स की जो टीमें हैं वो उसकी निगरानी कर रही है, पंप्स भी लगे हुए हैं। लेकिन जो पोस्ट इलाके हैं वहां पर तो 2 से 3 घंटे में पानी निकल गया है, लेकिन जो बाकी दूसरे इलाके हैं वहां पर अभी तक जो नशेबी इलाके हैं वहां पर जो पानी खड़ा हुआ है और इंतजामिया और जो लोकल जो वहां पर जो वासा के एहलकार हैं उनके मुताबिक इसको निकलने में कम से कम अभी मजीद से 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जैसे ही वक्फा होता है बारिश के अंदर तो इसको पानी को निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर वक्फे के बाद आधे घंटे के बाद दोबारा बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए फिर उनको काम रोकना पड़ता है। तो उनका कहना यह है कि जिस वक्त तक बारिश मुसलसल जो है वो होती रहेगी या वक्फे वक्फे से होती रहेगी तो ये काम करने में मुश्किल पेश आती रहेंगी। अगर बारिश हट जाए, 2 से 3 घंटे का वक्फा मिल जाए, तो फिर हम जो है इस पानी को निकाल के जो है वो रास्ते को क्लियर कर सकते हैं। बिजली की क्या सूरत हाल है? जी, जो लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं जैसे कि ये फिरोजपुर रोड है और इसके अलावा जो आगे मॉडल टाउन का इलाका है, इसके अलावा गार्डन टाउन है और इसके अलावा शादरा और रचना टाउन और इसके लाहौर के मज़ाफात जो इलाके हैं और मुल्तान रोड पे वहां पर जो है बारिश जैसे ही तेज मूसलाधार शुरू हुई तो वहां पर 3 से 4 जो फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बंद हो गई थी। तो जो मेन इलाके हैं उसमें तो 3 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद लाइट आ गई थी, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे रिपोर्टली हमें इतलात मिल रही है जिस जहां पर जो लाइट है वो सुबह 11 बजे की गई हुई है, लेकिन अभी तक शाम के 5 बजने वाले हैं और लाइट अभी तक नहीं आए। तो नेस्टो ज़राए ने ये कहा है कि जैसे ही बारिश बंद हुई है उसके बाद हमने जो फीडर स्ट्रिप किए थे उनको रिपेयर करने की कोशिश जो है वो हमारी जारी है। तो हमारे मुताबिक जो है अभी से 2 से 3 घंटे के अंदर लाइट जो है वो बहाल कर दी जाएगी। सर, ये अभी इतला आई है कि वो जो बिरयानी वाला केस था एक अहमदी का, उसमें क्या अपडेट है? जमानत नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, जो आपको बताया था कि सैटेलाइट टाउन का जो इलाका है गुजरांवाला के अंदर वहां पर जो है एक साहब जो थे वो मुनव्वर अहमद साहब, उन्होंने 10 मुहर्रम को जो है वो एक बिरयानी की देग पका के तकसीम करने की कोशिश की थी, जहां पर उनके खिलाफ 298 सी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उनको आज जो है वो गुजरांवाला में स्पेशल मजिस्ट्रेट है सिद्रा गुल, उनकी अदालत में जो है पेश किया गया था और उनकी जमानत की दरखास्त दी गई थी। तो जो जज साहब है उन्होंने जो है उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो केस है ये बड़ा अहम है, सेंसिटिव है, इस केस में फिलहाल जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। नहीं तो अब क्या होगा?
जी, अब ये होगा कि अब इनको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुजरांवाला जो है उनकी अदालत में ये केस दोबारा एप्लीकेशन जो है बेल की दायर की जाएगी, क्योंकि पहले ही ऑप्शन जो होती है सिविल मजिस्ट्रेट या जो पहले मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होते हैं उनके पास अप्लाई करते हैं बेल को। अब ये यहाँ पर बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला की अदालत में जो दोबारा बेल पेश की जाएगी तो फिर अब उनसे ये बात की जाएगी कि ये मामला है 298C का, तो बेल दी जाए। तो अब देखते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है इस केस में जमानत देते हैं। तो अगर उन्होंने भी इस केस की जमानत को मुस्तरद कर दिया तो फिर ये जो है केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर इनको बेल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो है बेल दायर करनी पड़ेगी और फिर वहां पर प्रोसीडिंग के बाद इनकी जमानत मुमकिन हो सकेगी। सर ये बताइए, इतना खतरनाक केस है कि हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये जो दफात लगी हुई है पाकिस्तान में, आपको शुरू से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एफडीए कम्युनिटी है उनके साथ बहुत ज्यादा नारवा सलूक किया जा रहा है और आए दिन उनके ऊपर जो 298C के जो मुकदमात है वो दर्ज किए जाते हैं, तौहीन रसालत के, तौहीन मजहब के। तो ये भी उसी का एक शाखसाना है। हालांकि चावल अगर तकसीम किए जा रहे हैं तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि चावल तकसीम करना कोई उसमें को अल्लाह ताला ऐसा कोई सामान तो पैदा ना करे कि वहां पर कोई जहरीली चीज हो या जिसके खाने से किसी को नुकसान पहुंचा हो या किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो। तो अगर किसी शख्स ने जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में या उनकी वजह से जो चावल तकसीम करने के लोग भी अक्सर तकसीम करते हैं, तो अगर करने की कोशिश की है तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। लेकिन उनका जुर्म ये था कि उनका तल्लुक जमात अहमदिया के साथ रहा है और इस वजह से कि वो जो है अहमदी अफराद है और उनकी कम्युनिटी के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा मुश्किलात है, इस वजह से उनके ऊपर जो है ये जो है 298 जो है ये लगाई गई है। और इसलिए बदकिस्मती के साथ जब किसी भी केस के अंदर 298 जो है दफा लग जाती है तो जज साहबान जो है वो इस प्रेशर की वजह से बेल नहीं देते कि हम भी बाल बच्चेदार आदमी है, हमने भी पाकिस्तान में रहना है, तो वो मुल्ला इज्म के प्रेशर की वजह से ज्यादातर जो है बेल नहीं देते। तो इसलिए फिर जो है ज्यादातर अफराद जो है वो फिर हाई कोर्ट की तरफ रुजू करते हैं। बाद में हाई कोर्ट भी इसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर इनके साथ ये जो मुश्किलात है वो काफी देर तक चलती रहती है। हाई कोर्ट अपील करने में कितना टाइम लगेगा अभी और हाई कोर्ट तक जाने में? जी अभी अब कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अब इनको सबसे पहले जो है वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंदर अपील दायर करनी पड़ेगी। एक हफ्ते 10-15 दिन के बाद ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला जो है डिस्ट्रिक्ट है उनको ये वहां पर बेल दायर करेंगे और अगर वहां से इनको बेल मिल जाती है तो फिर तो वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। अगर उनको वहां पर बेल इसी तरह रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर तकरीबन को एक महीने को 1.5 महीने का टाइम बीच में आता है। उसके बाद फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में इनकी बेल को अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में और भी केसेस होती हैं और जब उनको ये पता लगता है कि ये तौहीन रसालत का या तौहीन मजहब का या 298 का कोई ऐसा मामला है तो जज साहबान जो है वो इस केस की तरफ रुजू ही नहीं करते, ना इस केस को सुनते हैं। वो ज्यादातर दूसरे केसेस की तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्म होता है कि अगर आपने इस केस में जरा सी भी कोई कोताही की या आपने अगर जो अगले बंदे को जमानत दे दी तो ये जितने भी मुल्ला इज़्म के लोग हैं, ये जो मुद्दई है, ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर हमारे खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर देंगे। तो हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं। ज्यादातर अफराद जो है वो हाई कोर्ट में इसलिए ज्यादातर जज साहबान जो है वो इसलिए केस को नहीं सुनते कि हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसलिए जो दूसरी मुद्दई पार्टी होती है उसको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की खबर? जी इसके अलावा तो जो आपको वो एक मेन जो खबर है जो फेडरल जो पोस्ट बनाई गई है जो फ्रंटियर कांस्टेबल थी, उसके मुताबिक जो सदर पाकिस्तान ने जो उसमें अमेंडमेंट करने के बाद उसको फेडरल फोर्स का नाम दिया है, तो उसके ऊपर जो है वो आर्म फोर्सेस के अंदर खासी जो है वो एक बहस पाई जा रही है। और उनके अंदर जो आर्म फोर्सेस है उनके अंदर ये बहुत ज्यादा एक आप ये कह सकते हैं कि एक परेशानी का एक माहौल बन गया है कि उनके मुताबिक जो ये फोर्स है इनको इतनी ज्यादा जो है वो मराद देकर और यहाँ पर आकर फेडरल फोर्स का दर्जा दिया गया है। तो हम पंजाब पुलिस के लोग हैं या जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं, हम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू किया जाए। लेकिन ये जो फेडरल फोर्स है जिसको स्पेसिफिक इस्लामाबाद के लिए, सुबह पंजाब के लिए या खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो फेडरल फोर्स का दर्जा देकर लेके आया गया, तो क्या हमें भी उतनी मराद मिलेगी जितनी इस फोर्स को मिल जाएगी? तो इस वजह से
पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं उनके अंदर भी इस किस्म की थोड़ी सी तशवीश पाई जा रही है कि क्या हमारे अंदर भी अपग्रेडेशन होगी या हमें भी कुछ तरक्की की तरफ भेजा जाएगा, या सिर्फ हम आमतौर पर जो रूटीन के काम करने के लिए रखे गए हैं सिर्फ वही काम करते रहेंगे। तो जरदारी साहब की भी इत्तला है कि उन्हें तब्दील किया जा रहा है, क्या चल रहा है वहां पे? जी, कुछ हलकों की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो है ये बात की गई है कि जी जो है जरदारी साहब को तब्दील करके तो दूसरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सरकारी दराए हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। लेकिन जो सियासी तौर पे जो हलके हैं उनके अंदर ये बात जरूर पाई जा रही है कि शायद कहीं जरदारी साहब जो है वो इस काम के लिए सूट नहीं कर रहे, इस पोस्ट के लिए सूट नहीं कर रहे, तो जल्द है कि उनको इस पोस्ट से तब्दील कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान की सूरत हाल बता रहे थे। बिरयानी तकसीम करनी महंगी पड़ गई। अब एक बंदा वहाँ पे जेल में चला जाए और उसके बाद पूरी फैमिली जिस तरह कचहरी, वकील, अदालत, बड़ी ख्वारी है वहाँ पे। और जो जज खतून है वो कोई इंसाफ पे फैसले नहीं कर रही, वो सिर्फ इस वजह से फैसले होते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है उलमा का और डर और खौफ ज़्यादा है। जज जितने ही बैठे हुए हैं, अदल का तो वहाँ पे नामो निशान नहीं है। लेकिन ये है कि इससे कोई ना कोई नसीहत आपको भी हासिल करनी चाहिए जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि सबक तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है किसी ना किसी जगह से। अगर तजर्बा कहते हैं कामयाब रहा तो कामयाब, अगर ना रहा तो चलो कोई और ही फ़ायदा उठा लेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि खुद ही हर तजर्बा करें, अगर किसी ने किया हो तो उससे फ़ायदा उठा लें। जो बात मैं समझाना चाह रहा था मेरा ख्याल आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।